नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1 बजने वाले और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पर जानलेवा हमला किया गया है। तिलस्वा मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पर हमला हुआ है। दिन दहाड़े मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष से लूटपाट की वारदात को भी अंजाम दिया गया है। हमले में मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष घायल हो गए हैं। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिन दहाड़े मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पर हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि हमले में अध्यक्ष घायल हुए हैं और फिलहाल उपचार के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन तस्वीरें ये बड़ा सवाल खड़े करती है कि आखिर अपराधियों में पुलिस का भय क्यों नहीं है। सहयोगी राहुल कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, जो तस्वीरें देख पा रहे हैं वाकई खौफनाक है। दिन दहाड़े इस तरीके से जानलेवा हमला किया गया है, क्या कुछ कहना है पुलिस का पूरे मामले पर? जी प्रियंका, बिजोलिया थाना क्षेत्र की ये घटना है और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, तिलस्वा मंदिर है। उनके ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं ये, इन पे हमला किया गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि दिन दहाड़े हमला किया गया। कोई खौफ नहीं है बदमाशों को, किसी प्रकार का डर नहीं है और हमला इतनी बुरी तरह किया गया है कि उनको अस्पताल ले जाया गया और वो खून से लथपथ हो चुके थे। और यही जो उनके साथ लूट भी की गई है, जो उनके कान के जो सोने के कुंडल होते हैं वो भी चुरा लिए गए हैं। और इस मामले में रिसेंट अपडेट ये है कि अध्यक्ष के बेटे ने बिजोलिया थाने में मामला दर्ज करा दिया है। और ये जो बताया जा रहा है लूट और हमला हुआ है, ये रंजिश के चलते हुआ है कि वहाँ पे कुछ दुकानें हैं मंदिर के बाहर जिन पे नोटिस दिया गया था अध्यक्ष द्वारा कि इन दुकानों को हटाने का, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दुकानें आने जाने रास्ते में एक अड़चन पैदा कर रही थी। उसको लेके इन बदमाशों ने आज मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष पर हमला कर दिया है। और हमला इतना बुरी तरह हमला किया गया कि अभी वो गंभीर रूप से घायल हैं और उनका उपचार अस्पताल में अभी चल रहा है। और कहीं ना कहीं अस्पताल के बाहर भी भीड़ हो चुकी है और मंदिर के जो बाकी जो सदस्य हैं वो भी अस्पताल पहुंच चुके हैं। और राहुल, जिस दौरान की तस्वीरें हैं दिखाई दे रहा है कि मार्केट में चहल पहल है, बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं, बावजूद इसके इस तरीके से हमला किया जाता है। आप बता रहे हैं पुराने रंजिश का ये मामला है। कितने बदमाश थे यहाँ पर, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर रिपोर्ट लिखवाई गई है और क्या ये सभी नामजद हैं? जी, जो हमारे पास जो भी जानकारी आ रही है, रिसेंट जो लेटेस्ट अपडेट जो आ रहा है कि 4 जनों के खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आप देख सकते हैं कि लोग वहाँ खड़े हुए हैं, कोई बच्चा बीच बचाव में नहीं आ रहा है, कोई उनको रोक नहीं रहा है। और वो जो बदमाश है उनको कोई खौफ नहीं है। और ये कहीं ना कहीं जो मंदिर के बाहर जो दुकानों का मामला है जिसके खिलाफ इनको नोटिस भी मिला हुआ है इन बदमाशों को, तो भी नहीं रुके। इनको कानून का डर नहीं है। मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष को उस पर हमला किया गया दिन दहाड़े और वो अभी गंभीर रूप से घायल है। जी प्रियंका, हथियार भी थे क्या इनके पास राहुल, इससे लेकर कोई जानकारी है आपके पास? जी प्रियंका, अभी इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं आई है। हाल फिलहाल जो है मामला दर्ज कर लिया गया है और जो ट्रस्ट के अध्यक्ष है उनका उपचार जारी है। और ट्रस्ट के अध्यक्ष की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी क्या स्थिति है अध्यक्ष की हेल्थ को लेकर, कोई अपडेट मिला है आपको राहुल? प्रियंका, जो लेटेस्ट अपडेट है वही अपडेट है, कहीं ना कहीं ये गंभीर रूप से घायल है। अभी इनका इलाज चल रहा है, खून बहुत ज्यादा बह चुका है और इनका इलाज डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है। ठीक है राहुल, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। दौसा से ये बड़ी खबर है, महिला की मौत पर अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। निजी अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद बताया जा रहा है कि महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और पुलिस लगातार परिजनों से समझाइश भी कर रही है। संचालक पर केस दर्ज करने की मांग पर परिजन अड़े हुए हैं। तो अस्पताल प्रशासन पर हॉस्पिटल लेके आए खंडेलवाल के, कोई आंख में दर्द था तो उसकी दवा दी। दवा देने के बाद में सुबह परेशानी तो 5 बजे खंडेलवाल में लेके आ गए। 5 बजे के बाद में सर इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो बेड़ी तबीयत तो इन्होंने जयपुर रेफर नहीं किया, ना यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल दौसा में रेफर किया। इन्होंने बच्ची पहले ही खत्म हो गई 6 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास खत्म हो गई। इन्होंने 8 बजे जब ये रेफर कर रहे हैं मृतक बच्ची को, जब मेरी पावना जी से बात हुई कि सब खत्म हो गई तो भी ये कंपाउंडर को साथ में भेजा है। कभी आज तक हमने कोई भी रेफर के साथ कंपाउंडर को भेजता नहीं देखा, अपने इन्होंने लिपापोती करनी थी। तो सर कंपाउंडर से मैंने बात की, पावना से मना कर दिया कि नहीं जयपुर लेके चलेंगे धड़कना भी। पावना जी ने मना कर दिया, भाई साहब थे हमारे जिनकी बच्ची थी उन्होंने मना कर दिया कि बच्ची खत्म हो चुकी। उसके बावजूद भी ये जबरदस्ती कर रहा है। उसको 2-5 खरी खोटी सुनाई कंपाउंडर को, जब जाके सर एम्बुलेंस को वापिस घुमाया इन्होंने। आशीष सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, परिजन बड़ा आरोप लगा रहे हैं अस्पताल पर, क्या था ये पूरा मामला, क्या हुआ था महिला को और पुलिस क्या कह रही है मामले को लेकर?
बिल्कुल, ये 35 वर्ष की एक महिला थी जो जामा गांव की रहने वाली थी और इसकी कल तबीयत खराब हुई थी तो उसको अस्पताल लेकर आए थे, इसी निजी हॉस्पिटल में लेकर आए थे और आज सुबह फिर से तबीयत खराब हुई तो फिर से इसे हॉस्पिटल लाया गया और उसके बाद में अस्पताल प्रबंधन ने उसे जयपुर रेफर कर दिया। लेकिन परिजनों का आरोप है कि वह जो महिला है उसकी इंजेक्शन लगाया गया था और उसके बाद में उसकी यहीं पर मौत हो गई थी। ऐसे में मौत होने के बाद भी मामले को दबाने के लिए जयपुर रेफर किया गया है, इस तरह का गंभीर आरोप लगाया है। और अब परिजन मांग कर रहे हैं कि जो अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनके खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही मांग यह भी की जा रही है कि जो परिवार है महिला का वो काफी रूप से आर्थिक रूप से कमजोर है, ऐसे में उसे मुआवजा दिया जाए और पूरे जो शव है उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम किया जाए। अब पुलिस मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अपना रही है, लेकिन जो अभी मुकदमा दर्ज करने की बात है वो पुलिस का कहना है कि पहले पूरे मामले की जांच की जाएगी, जांच के बाद में यदि डॉक्टर का कोई ऑफेंस बनेगा तो निश्चित रूप से उन्हीं धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। इधर पुलिस अभी समझाइश कर रही है और परिजन इस बात पर अड़े हुए हैं कि पहले मुकदमा दर्ज किया जाए, उसके बाद ही शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। बिल्कुल आशीष, परिजन लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि इंजेक्शन लगाने के बाद महिला की मौत हुई है। हालांकि ये मौत कैसी हुई ये जांच का विषय है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जोधपुर से ये बड़ी खबर है, वकील जुगराज चौहान हत्याकांड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और मामले में इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। परिजनों ने 5वें दिन भी शव उठाने से इनकार कर दिया है। मामले में वकीलों का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। वाहन रैली निकालकर आक्रोश भी व्यक्त किया जाएगा। तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर सड़कों पर वकील धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वकील प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग की जा रही है। वकील जुगराज चौहान की जिस तरीके से हत्या की गई, इसे लेकर वकीलों में खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। लगातार 5 दिनों से जो परिजन है वो भी शव उठाने को तैयार नहीं है। मुआवजे की मांग की जा रही है और इसके साथ ही जल्द से जल्द आरोपियों के गिरफ्तारी की भी मांग है। और इस बीच ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, प्रदर्शन लगातार जारी है और वाहन रैली निकालकर आक्रोश भी व्यक्त किया जाएगा। चंद्रशेखर व्यास सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, लगातार 5 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है, क्या कुछ कहना है परिजनों का, क्यों नहीं बात बन पा रही है? देखिए, अगर बात करें तो 2 तरह के मुद्दे जो है सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो जो अधिवक्ता जुगराज चौहान की हत्या हुई थी उसके परिवार को न्याय दिलाने की बात है, जिसके तहत जो 1 करोड़ परिजनों को देने के लिए मांग की गई है। दूसरी ओर अगर बात करें तो जुगराज के बेटे की भी पूर्व में जो है एक्सीडेंट से मौत हुई थी, उसको भी हत्या मानकर मुकदमा दर्ज करवाया था जुगराज ने स्वयं ने। उसको लेकर जो है ये कहा जा रहा है कि चूंकि परिवार में 2 लोगों की हत्या हुई है तो उसके परिवार को जो है पुलिस सुरक्षा मुहैया कराया जाए और एक परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग जो है अब लगातार बढ़ती जा रही है। पूरे मारवाड़ में अधिवक्ता लगातार हड़ताल पे है और न्यायिक कार्य ठप पड़े हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि जिस तरह से लगातार हमले अधिवक्ताओं पर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अधिवक्ता समाज असुरक्षित है और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शामिल था उसे लागू करने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। और इसके अलावा जो हथियारों के लाइसेंस देने के जो नियम है उसमें जो अधिवक्ताओं के लिए सरलीकरण करने की मांग जो है लगातार उठ रही है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, कई सारी मांग इनकी ओर से रखी जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन पर सहमति कब बन पाती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। कोटा से ये बड़ी खबर है, कोचिंग नगरी में फिर से चाकूबाजी की वारदात हुई है। पत्थर मंडी इलाके में फिर से चाकूबाजी की घटना देखने को मिली। चाकूबाजी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बताया जा रहा है कि रंजिश को लेकर ये वारदात हुई है। बदमाशों ने रंजिश के वजह से युवक को चाकू मारा है। तो हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बार बार इस तरीके से कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की घटनाएं आखिर क्यों हो रही है? बदमाश इतने बेखौफ कैसे हो चले हैं? पुलिस का डर आखिर बदमाशों में क्यों नहीं रह गया है? लगातार पुलिस इसे लेकर बैठकें भी करती है, कोशिशें भी की जाती हैं पुलिस की ओर से कि इस तरीके की वारदात सामने ना आए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। आज एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है और इससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोग एक बार फिर से दहशत में। तो बताया जा रहा है कि पुराने रंजिश को लेकर यह घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि ये जांच का विषय है, किसने इस घटना को अंजाम दिया, इसके पीछे क्या वजह रही, कौन थे ये लोग,
और क्या मंशा इनकी? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस अब पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है। तो पुलिस घायल युवक से पूछताछ भी कर रही है। बताया जा रहा है कि युवक इस हमले के बाद गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ओम प्रकाश सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, पुरानी रंजिश को लेकर पूरा मामला बताया जा रहा है, अभी तक जांच कहां तक पहुंच पाई है? क्या कुछ कहना है पुलिस का? आखिर क्यों हुई ये घटना? देखिए, फिलहाल पुलिस बयान लेने के लिए एमबीएस अस्पताल पहुंची है। घायल का बयान दर्ज करवाए जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में किसी की कोई गिरफ्तारी या किसी बदमाशों के ठिकानों पर तबीज देने जैसी कोई फिलहाल पुलिस आगे नहीं बढ़ पाई है। फिलहाल जांच करने की बात जरूर कही जा सकती है, लेकिन कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है और कोचिंग नगरी की जो है, शिक्षा नगरी की जो है छवि है, वो चाकूबाजी के चलते धूमिल होती जा रही है। बताया जा रहा है प्रदेश में 35% से ज्यादा चाकूबाजी की वारदातें कोटा में हो रही है और जो सबसे ज्यादा चाकूबाजी की वारदात है वो नदी पार इलाके और कोचिंग इलाके में हो रही है। इसके को लेकर पुलिस लगातार तमाम प्रयास कर रही है इसकी अंकुश लगाने के लिए, लेकिन तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं और एक और कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की वारदात। बिल्कुल ओम प्रकाश, जिस तरीके से इस तरीके की वारदात लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, कई बड़े सवाल पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश, जहां पर ये घटना घटी, क्या आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद था? ये भी अहम हो सकता है बदमाशों को पकड़ने के लिए। देखिए, फिलहाल सीसीटीवी कैमरे के बारे में पुलिस और परिजन ने कोई स्पष्ट तौर पे नहीं कहा है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज जरूर आसपास के इलाकों में पुलिस खंगालेगी और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद जब लाइव तस्वीरें सामने आ भी जाएगी तो पुलिस जरूर पकड़ लेगी। लेकिन बड़ा सवाल इसमें, सबसे बड़ा जो सवाल यही कहा जा सकता है कि चाकूबाजी की वारदातों को अंजाम देने के बाद आरोपी तक तो पुलिस ज्यादातर मामलों में पहुंच जाती है और पकड़ भी लेती है, लेकिन चाकूबाजी की वारदात क्यों हो रही है, कहां से ये चाकू आ रहे हैं, क्यों इस तरह की गैंग छोटे छोटे। ओम प्रकाश, ये चिंतन की बात है, मंथन की बात है। निश्चित तौर पर पुलिस को इसे लेकर मंथन करने की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। 12 से ये बड़ी खबर है, जहां पर किसान पर एक पैंथर ने हमला कर दिया। खेत में रखवाली कर रहे किसान पर पैंथर ने हमला किया है। आसपास मौजूद लोगों ने पैंथर को वहां से भगा दिया है। पैंथर के हमले में किसान बुरी तरह से घायल हो गया है। घायल किसान को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। तो एक बार फिर से पैंथर का हमला और एक किसान घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि एक किसान अपने खेत पर काम कर रहा था और इसी दौरान एक पैंथर यहां पर पहुंचा और उसने किसान को दबोच लिया। हालांकि ये राहत की बात रही कि आसपास कुछ और किसान मौजूद थे, कुछ और लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने तुरंत किसान को पैंथर के चंगुल से छुड़ा लिया और पैंथर को वहां से भगा दिया। लेकिन फिलहाल किसान की स्थिति नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि किसान इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो 12 से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पैंथर ने एक किसान के ऊपर हमला कर दिया और हमले के बाद किसान गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। कोशिश की जा रही है डॉक्टर्स की टीम की ओर से कि जल्द से जल्द किसान की जिंदगी को बचा लिया जाए। सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, ये हादसा कैसे हुआ? कहां पर ये खेत था? बिल्कुल, ये कस्बा थाना है, क्योंकि यहाँ घना जंगल है और इसी जंगल में कई बार पैंथर देखे जा चुके थे पहले भी ग्रामीणों द्वारा, लेकिन किसी को भरोसा नहीं था कि यहाँ पैंथर हो सकता है। हालांकि शाहबाद से सटा हुआ जंगल है पूरा, जो कूनो मध्य प्रदेश के इलाके से भी जुड़ता है, और ऐसे में पैंथर यहाँ है। लेकिन कई बार ग्रामीणों ने यहाँ जो रखवाली करते थे, खेतों में काम करते थे किसान, वो कहते थे कि यहाँ पैंथर है, लेकिन कोई भरोसा नहीं था। लेकिन जो पैंथर ने जिस तरह से हमला किया और किसान के गर्दन पर सीधा हमला किया है, चढ़ के 5 फीट ऊपर, तो ऐसे में जो है वो गहरे जो नाखून के वो दांतों के निशान है वो गले में फंस गए। गनीमत रही पूरे हादसे में कि किसान के साथ एक अन्य किसान था जिसके हाथ में लाठी भी थी। उसने हिम्मत करते हुए वहां शोरगुल किया, हंगामा किया, लाठियां बाजी, तब जाकर पैंथर उस किसान को छोड़ के वहां से फरार हुआ है। कस्बा थाना का जो ये सांबर सिंगी गांव का पूरा मामला है, और ये रामजी लाल सेहरिया ये रखवाली कर रहा था उस टाइम खेत की, और इसी बीच वहां से जो कुछ जानवर घुसे थे खेतों में, उनको भगाने की कोशिश कर रहा था, उनके पीछे पीछे जा रहा था। अचानक से उन्हीं जानवरों के बीच से एक पैंथर जो है
सीधा रामजी लाल की गर्दन पे आप बता रहे हैं कि खेत के आसपास जंगली क्षेत्र है, ऐसे में जो किसान वहां पर जाते हैं उन्हें भी बेहद अलर्ट रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। लेपर्ड की मूवमेंट से दहशत बना हुआ है। करौली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आबादी क्षेत्र में लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया है। आबादी क्षेत्र में लेपर्ड के मूवमेंट के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। आबादी क्षेत्र में बताया जा रहा है कि झाड़ियों में एक लेपर्ड बैठा हुआ दिखा। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लेपर्ड के मूवमेंट से पूरे क्षेत्र के लोग डरे हुए हैं, घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। रेड सर्किल के अंदर आपको ये लेपर्ड दिखा रहे हैं, जिसके मूवमेंट से इस वक्त लोग खौफजदा हैं। झाड़ियों में बैठा ये लेपर्ड कैप्चर हुआ है और बताया जा रहा है कि लेपर्ड घायल भी हो सकता है। ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है। करौली से डीएफओ और वनकर्मी भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। तो सबसे पहले कोशिश ये की जाएगी कि जल्द से जल्द इस लेपर्ड को रेस्क्यू किया जाए, इस लेपर्ड को जो आबादी वाला क्षेत्र है वहां से दूर किया जा सके। हालांकि संभावना ये है कि ये लेपर्ड घायल अवस्था में है और यही वजह है कि ये झाड़ियों में छिपा हुआ है, लेकिन मूवमेंट देखते ही लोगों में दहशत का माहौल है। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर है। पुलिस कमिश्नरेट में एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। मालपुरा गेट थाने में एसीबी ने एएसआई को ट्रैप किया है। बताया जा रहा है कि 5,000 की रिश्वत के साथ एएसआई को ट्रैप किया गया है। तो मुकदमे में कार्रवाई के एवज में 50,000 की डिमांड की गई थी और 10,000 की रिश्वत लेते हुए सत्यापन के लिए ये राजी हो चुके थे। इसके बाद जैसे ही 5,000 रुपए रिश्वत के तौर पर लिए जा रहे थे, एसीबी ने एक्शन लिया और तुरंत एएसआई को ट्रैप कर लिया। तो सत्यापन के दौरान ये 5,000 रुपए पहले ही ले चुका था। कुल 10,000 रुपए पर बात बनी थी और जैसे ही दोबारा ये 5,000 रुपए लेने पहुंचा, पुलिस ने एसीबी ने एक्शन दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए एएसआई को ट्रैप कर लिया। तो पुलिस कमिश्नरेट में ये एक्शन लिया गया है। एक बड़े एक्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जहां पर एएसआई को एसीबी ने ट्रैप किया है। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने एएसआई को गिरफ्तार कर लिया है। और रुक लेते हैं इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर है। राजधानी की सड़क पर महिला मजबूर नजर आई। निर्वस्त्र महिला का वीडियो लोग बनाते नजर आए। महिला के मामले में फिर संवेदनहीनता देखने को मिली है। किसी ने कपड़ा ढांकने तक की कोशिश नहीं की। 2020 से लगातार ये महिला एपीओ चल रही है। एएनएम बताई जा रही है ये, जो लगातार 2020 से एपीओ चल रही हैं। इसी को लेकर आज ये निर्वस्त्र सड़कों पर उतर आई, प्रदर्शन किया, लेकिन लोग जो थे वहां पर असंवेदनशील नजर आए। लोगों ने ये कोशिश तक नहीं की कि महिला के तन को कम से कम कपड़े से ढका जाए। बिना कपड़ों के जेएलएन मार्ग पर एएनएम के मूवमेंट को देखा गया है। महिला को निर्वस्त्र देख पुलिस के भी पसीने छूट गए। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सामने की ये घटना है। तस्वीरें दिखाने लायक नहीं है, यही वजह है कि तस्वीरें ब्लर करके आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बेहद शर्मनाक जब एक महिला अपनी मांग को मनवाने के लिए निर्वस्त्र सड़कों पर उतरी और इस दौरान पुलिस के पसीने छूट गए, लेकिन किसी ने भी ये तक कोशिश नहीं की कि कम से कम महिला को कपड़े दिए जाए, महिला के तन को ढका जाए। तो तस्वीरें वाकई चौंकाने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं और शर्मनाक है, जहां पर राजधानी से इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और बेहद शर्मनाक तो बात यह है कि जो लोग वहां पर मौजूद थे वो इस महिला का वीडियो बनाते नजर आए। किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि कम से कम जाकर कपड़े से महिला के तन को ढक दिया जाए। विष्णु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, ये जो तस्वीरें हैं बेहद शर्मनाक हैं, आखिर क्या था ये पूरा मामला, क्यों महिला को ऐसे निकलना पड़ा सड़कों पर? देखिए, राजधानी जयपुर में ये जो घटना जो सामने आई है, जो बेहद शर्मनाक घटना सामने आई, जिसमें एक महिला
मजबूर होकर के और जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर जो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जहाँ पे सबसे ज्यादा रफ्तार में लोग गुजरते हैं, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने जाकर के वो पहुंचे। उसके बाद डिवाइडर में बैठ के महिला ने अपने कपड़े उतार करके निर्वस्त्र हो गई और मजबूरन उसने अपना निर्वस्त्र होकर जो विरोध प्रदर्शन है वो जताया। और उसके पीछे की जो वजह है वो ये बताई जा रही है कि ब्यावर, अजमेर जिले के ब्यावर की रहने वाली जो महिला और वहां एक हॉस्पिटल में एएनएम के पद पर थी। 2020 में महिला का आरोप है कि 2020 में उसे एपीओ किया गया था, जिसके बाद अब तक उसे बहाल नहीं किया गया। लेकिन अपनी बहाली के लिए वो लगातार पुलिस जो मेडिकल विभाग के जो अधिकारी हैं वहां पर ब्यावर में जो अधिकारी, अजमेर के अधिकारी हैं, उनके सामने मान मनोबल किया, वहां जाके अपनी शिकायत दर्ज कराई। लेकिन उसकी शिकायत पर, उसकी सुनवाई पर किसी भी तरीके से कोई ध्यान नहीं दिया गया। आखिरकार महिला मजबूरन जयपुर पहुंची और यहाँ राजधानी में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सामने पहुंचकर निर्वस्त्र हो गई। पूरे मामले में लोग वहां निकलते रहे, गुजरते रहे, लेकिन उन्होंने किसी ने भी महिला को जाकर पूछा नहीं। आखिरकार एसएमएस थाना जो कि नजदीकी पड़ता है वहां सूचना दी गई, जिसके बाद थाना प्रभारी नवरतन धोलिया मौके पर पहुंचे, महिला स्टाफ को लेके गए और महिला पुलिस कर्मियों ने महिला को कपड़े पहनाए, उसके कंबल से ढका गया और उसे थाने लाकर पूछताछ की गई। जी बिल्कुल विष्णु, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि लोग इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं। ये एपीओ क्यों किया गया था विष्णु, कब तक के लिए किया गया था, इसे लेकर जानकारी है क्या आपके पास? इस बारे में अभी कोई जानकारी साफ नहीं हो सकी। महिला ने ज्यादा कुछ अभी बताया नहीं। सिर्फ जो हमारे पास जो जानकारी आई वो यही कि महिला का कहना इतना था कि 2020 से वो लगातार एपीओ चल रही है, वहां हॉस्पिटल में एएनएम के पद पर थी और पुलिस अभी और भी इससे पूछताछ कर रही। साथ में जो संबंधित जो विभाग के अधिकारी हैं, पुलिस चाह रही है कि महिला का संपर्क उनसे करवाया जाए। ज्यादा जानकारी लूंगी। बीजेपी विधायक अनीता बधेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनीता जी, ये तस्वीरें शायद आपने भी देखी होंगी, बेहद शर्मनाक ये तस्वीरें हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, यदि किसी सरकार में 2 साल तक किसी कार्मिक को एपीओ रखा जाता है तो उसका कारण होता है ना। लेकिन ये सरकार चूंकि अपनी ऊर्जा सारी की सारी अपनी सरकार बचाने में ही लगी हुई है, इसको और किसी का ध्यान नहीं है। इस वजह से ये सिर्फ एक मैटर, लेकिन इस जैसे बहुत सारे मैटर्स हैं जिसमें कुछ छोटे छोटे कारणों की वजह से या लगातार मॉनिटरिंग, विभागों की मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, उस वजह से इतने सालों से लोग एपीओ होकर के बैठे हैं। सरकार उनको एपीओ कार्यकाल में तनख्वाह भी दे रही है और उनसे काम भी नहीं ले रही। दूसरी और कार्मिकों की कमी है और जब बार बार कहते तो कर्मचारियों को इस तरह से मजबूर होना पड़ता है कि वो प्रोटेस्ट करे आकर के और सरकार उनकी बात सुने, क्योंकि सरकार में कोई सुनने वाला ही नहीं है। बिल्कुल अनीता, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि मजबूरन इस महिला को ऐसा कदम उठाना पड़ा, क्योंकि अजमेर का ये मामला था। महिला जयपुर में जाकर प्रदर्शन कर रही है। किस तरीके से बीजेपी अब इस मुद्दे को उठाएगी? देखिए, मैंने जैसा कहा ना, क्योंकि यहाँ लोकली कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए उसको मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा और जयपुर जाकर के ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने अजमेर जिले को बिल्कुल बेहाल छोड़ा हुआ है। उनको लगता है कि अजमेर जिले से 60% से ऊपर विधायक बीजेपी के जीते हैं, इसलिए इस जिले की और ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ कोई भी कुछ भी बात करता है तो वो उसको अवॉइड करते हैं और उसी का ये नतीजा है कि उस महिला को वहां जाकर के अपना प्रोटेस्ट करना पड़ा। ठीक है, आप इस बात को मान रही हैं कि अजमेर जिला बेहाल हो चुका है। आप जाएंगी क्या अजमेर, बात करेंगे उन अधिकारियों से जिनकी वजह से ये महिला सड़कों पर उतर आई है इस हालत में? बिल्कुल। क्या रणनीति है बीजेपी की ओर से, कब तक जाएंगे, न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे इस महिला को आप लोग? बिल्कुल, मैं कह रही हूँ, मैं उनसे संपर्क भी करूंगी और यहाँ जो हमारे मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी है उनसे भी बात करूंगी और उनसे भी प्रोटेस्ट के रूप में कि वो इसको क्या रिलीफ दे सकते हैं। अभी आपने किसी से संपर्क करने की कोशिश की है अनीता जी, किसी अधिकारी से बात हो पाई है इस मामले को लेकर? आखिर ये पूरा मामला क्या था? एपीओ किया गया 2020 से, क्या वो वजह है कि अभी तक इनको दोबारा से काम पर नहीं रखा गया? मैंने जैसे कहा ना कि महिला ने बार बार विभाग में अपनी बात को कही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ विभाग के ऊपर कोई जू नहीं रहेंगी कि किस तरह से इस महिला को वापस रेगुलर ड्यूटी पे लगा करके काम में लिया जाए या इसको कोई काम दिया जाए। लेकिन उसका ही ये नतीजा हुआ है और उसी कारण से वो महिला वापस वहाँ जयपुर जाकर के प्रोटेस्ट कर रही है। बिल्कुल, विभाग की यहाँ पर बड़ी लापरवाही अनीता जी, विभाग के खिलाफ एक्शन भी चाहती हैं आप? बिल्कुल। कैसे प्रोटेस्ट करेंगे इसके खिलाफ? मैंने कहा ना कि विभाग
में जो अधिकारी है जिन्होंने इसकी आवेदनों पर कभी गौर नहीं किया और उसको प्रॉपर निर्णय तक नहीं पहुंचाया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, उस कार्रवाई को लेकर के बात करेंगे सरकार से। ठीक है, आप बात करिएगा अनीता जी, लेकिन ये जो तस्वीरें आई है वो शर्मनाक है। किस तरीके से लोग भी असंवेदनशील हो गए। वहां पर वीडियोग्राफी चल रही है, लेकिन किसी ने कोशिश तक नहीं की कि कम से कम जाकर महिला के तन को ढका जाए। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, क्योंकि ये तो समाज है और समाज में इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो बहुत ही खतरनाक है कि समाज की सोच की जो दिशा वो किस तरफ बढ़ रही है। यदि कोई महिला इस तरह से है तो निश्चित रूप से उसको सबसे पहले काम यही करना चाहिए। और चूंकि जयपुर की सड़क पर ये हुआ है तो वहां पर से राहगीर भी निकलेंगे और भी बहुत सारे लोग निकले होंगे, पर किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि उसके तन को ढका जाए। तो निश्चित रूप से ये तो बिल्कुल अनीता जी, ये शर्मनाक है और कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। और शर्मसार करने वाली ये तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं और सैकड़ों सवाल इस तस्वीर को देखने के बाद उठ रहे हैं। सवाल ये, एपीओ एएनएम को अजमेर से आखिर जयपुर क्यों आना पड़ा? क्या अजमेर में महिला की शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई? सवाल ये भी है कि कपड़े उतारकर बीच सड़क पर बैठने की नौबत आखिर क्यों आ गई? क्या अधिकारी इस महिला की बात नहीं सुन रहे थे? 2020 से महिला को एपीओ किया गया, आखिर क्यों महिला की बात नहीं सुनी गई? महिला इतनी विवश क्यों हो गई कि कपड़े उतारकर महिला को बीच सड़क पर उतरना पड़ गया? और रुक करेंगे अगली खबर का। भीलवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। करेड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मजदूर की हत्या के आरोपी को महज 12 घंटे में ही फरार आरोपी को पकड़ लिया है। युवक ने चाकू मारकर मजदूर की हत्या की थी। आरोपी से हत्या में इस्तेमाल चाकू को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की भीलवाड़ा से आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। घटना के महज 12 घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और इसके साथ ही मजदूर की हत्या के लिए जो चाकू इस्तेमाल किया गया था उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और एक बार फिर से श्रीगंगानगर में एक फाइनेंसर को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी मिली है। साथ ही फाइनेंसर से 60 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी गई है। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर के फाइनेंसर मोहन सिंह ने बताया है कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकाने वाले व्यक्ति ने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई का गैंग ऋतिक बॉक्सर बताया और 60 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। साथ ही रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी गई। अब मामला गजसिंहपुर थाने में दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने फाइनेंसर के घर के बाहर चौकसी भी बढ़ा दी है। हाँ जी, मुझे ना कल से 10 बजे के एक व्हाट्सएप कॉल आई जिसपे मुझे फरोख्ती मांग रहे हैं 60 लाख रुपए। कहता नहीं तो तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे हम। और हमने कईयों को गजसिंहपुर में सेठों को टारगेट कर रखा है और राजनगर में भी कर रखा है। हमने मूसेवाड़ा मार दिया, हमने जेठड़ी मार दिया। और तू क्या सामान है? मुझे 60 लाख रुपए कल 5 बजे चाहिए शाम को मुझे। तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मार सकता तो मार दे, मेरा तो घर भी छोटा सा है, दुकान किराए की है। मैंने कहा मेरे पास नहीं है लेने देने कुछ। इसके मैंने जाके गजसिंहपुर थाने में मुकदमा दर्ज करा चुका हूँ। पुलिस जांच में है और नाम कोई ले रहा है अनमोल बिश्नोई। कभी बोलता है मैं ऋतिक बॉक्सर हूँ, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है।